घर से जब मैं निकला था तो आसमान में रोशनी थी। दरअसल महेश भाई ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह रखी थी। घसीटापुर के नाम के एक बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, उसी को अभी मैं पार कर रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मोटर गाड़ी से जाने का मैंने फैसला तो ले लिया था, पर रास्ता इतना ख़राब होगा ये पता नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर चढ़ी हुई लताएं, और रास्ते पर थोड़ा अंधेरा भी अब हो चला था, इसलिए गाड़ी और भी संभाल कर चलानी पड़ रही थी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में दिन डूब गया। 6:30 बज गए थे। महीना यहीं जुलाई के आसपास का रहा होगा कि अचानक ही एक बदली आसमान पर छा गई और पूरा पानी का मौसम बन गया। मैंने बचने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की और रोड से कुछ ही अंदर एक खेत में फार्म हाउस सा कुछ नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पोर्च पर ही रुका जा सकता है, और वहीं पहुँच गया। बारिश कुछ तेज थी। अचानक अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, लगभग 5-6 साल की, बिल्कुल ही गुड़िया की तरह, सुनहरे बाल और गोरी नीली आंखें, मुस्कुराई और फिर अंदर से आवाज़ आई, चीची आपने दरवाज़ा क्यों खोला? उस लड़की ने कहा, मम्मा कोई है। और अचानक ही उस दरवाजे से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। उसने मेरी ओर अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, जी आप। हमने आसपास की ओर इशारा किया, बारिश की ओर। वो समझ गई। फिर उसने मंद मुस्कुराया। हमने अपना परिचय दिया और बतलाया कि कहाँ जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मौसम ख़राब है और बारिश तेज होगी लगता है, बेहतर होगा रुकना और इंतज़ार करना। आप अंदर आ जाएं। मैं मकान के अंदर पहुंच गया। जाने कैसा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में, और फिर सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी सुंदर सजा था। पुराने रईसों के जैसा माहौल में होने का एहसास हो रहा था। हिरन, शेर, सबका सिर दीवार पर टंगा हुआ था। वो नन्ही सी बच्ची कमरे में चली गई थी। चाय आ चुकी थी। मैंने चाय पीते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप इस तन्हाई में बच्ची के साथ और लोग कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही पानी भी कम हो गया, लिहाजा हम वापस से चल पड़े। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर क्या? मुझे तो महसूस हो रहा था, मगर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग की छठी इंद्रियां इशारा कर रहे थे। अचानक मुझे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे लगा कि जैसे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अचानक से मोटरसाइकिल रुक गई। हमने नीचे उतरकर पहले टैंक में पेट्रोल देखा, फिर से किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना हम जानते थे, कार्बोरेटर खोला, साफ कर वापस लगाया, पेट्रोल की नली निकालकर उसे वापस लगाया, फिर से किक मारी, मगर किस्मत खराब, मोटरसाइकिल वैसी की वैसी ही पड़ी रही। हमें रोड पर रोशनी नज़र आई, शायद कोई गाड़ी हो जो हमें लिफ्ट दे दे और हम मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर वापस अपने घर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी और हमने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया। कार पास आकर रुकी और उसमें से वही सुंदर औरत और वही बच्ची बैठी हुई नजर आई। उस औरत ने कहा, क्या बात है, बाइक खराब हो गई है क्या? चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, यहीं पास ही में खड़ी कर दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। मैं कर भी क्या सकता था,
मजबूर जो था। खैर, हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार फिर से स्टार्ट हुई और वो औरत जिसका हमें नाम नहीं पता था, उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में कहीं अर्जेंट जाना है, जिस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। मौसम और भी ख़राब हो गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकते हुए तने बहुत ही अजीब से लग रहे थे। चमगादड़ों के झुंड रोड को पार कर रहे थे। सियारों की आवाज़ें भी आ रही थी क्योंकि वो इलाका जंगल का था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक ही माहौल इतना डरावना क्यों हो गया। तभी अचानक से मुझे कुछ चुभा, शायद मच्छर होगा। पर इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और फिर धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। कब तक बेसुध रहा कुछ पता नहीं, मगर दिन था या रात ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था। और एकाएक एहसास हुआ कि आसपास कुछ तो है। क्या हो सकता है यह अनुमान लगाया। एकाएक जैसे करंट सा लगा। ये वही औरत थी, मगर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो भी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। बच्ची का कुछ पता नहीं और कहाँ थे, किस हालत में थे। हमने कोशिश की कि कैसे भी यहाँ से निकलें, मगर वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। और फिर वो औरत भी अचानक बेहोशी की हालत से जागी। कराहते हुए उसने कहा, आप यहाँ? वो आफत की परकाल गुड़िया, वो भी आपको यहीं पर ले आई? अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा, वो आपकी बेटी नहीं है? तो इस पर उसने कराहते हुए कहा, मैं घोर मुसीबत में घिर गई हूँ। वो मेरी बच्ची नहीं है। वो एक खौफनाक शैतानी शख्सियत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। एक दिन मैं भूले से कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रही थी कि अचानक मेरे परफ्यूम से ये कब्रिस्तान से निकली और बच्ची के रूप में मेरे साथ चिपक कर मुझे ये अनजान जगह ले आई। अभी तक 4 लोगों को इसी तरह से फंसा कर मार चुकी है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने तुरंत ही टटोला। हमारे साथ हमारी पोटली हमारे जेब में थी। मैंने तुरंत ही बैठकर ध्यान लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, हमें इस संकट से बाहर निकालें। और उनकी प्रेरणा से हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। अभी 1008 पूरे हुए ही उठे कि हमारी आंखों के सामने का अंधेरा छट सा गया और हमें उस खंडरनुमा घर का दरवाज़ा नज़र आया। हमने तुरंत ही उस औरत को लिया और उस दरवाजे पर पहुंचकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ लगाया तो वो एकदम से खुल गया और हम खंडरों में खड़े थे। अचानक से मौसम बदलने लगा, मानो तूफान आएगा। हम उस औरत को लेकर खंडरों में एक टूटे हुए मंदिर में घुसकर बैठ गए। मैंने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जैसे एक सुरक्षा चक्र सा बन गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था और अब हम दोनों जैसे सुरक्षित हों ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे बाद मौसम साफ होने लगा और कुछ लोगों के होने की आवाज़ और आहट मिली। तब हम उस औरत के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कुछ आदिवासी जैसे लोग थे। हमने जगह का पता पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि हम झारखंड में किसी गांव में हैं। इतनी दूर हम कैसे पहुंच गए हमें कुछ भी पता नहीं और तारीख 1 सप्ताह बाद की थी। हमने पता किया कि आसपास रोड कितनी दूर है और बस मिलेगी या नहीं। पता लगा कि दिन में एक बस शाम को आती है और सुबह पहले ही निकल जाती है। लिहाजा आज का दिन और रात हमें इसी गांव में गुजारना होगा। हमने अपनी मुसीबत के बारे में उन लोगों को बताया तो उनमें
उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि गांव चलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ हम लोग गांव पहुंच गए और उनके घर रुके। उन्होंने एक लड़के को जानकार ओझा को बुलाने भेज दिया और फिर ओझा आ गया। उन्होंने नीम की डाल दरवाजे पर लगाई और हमारे हाथ में भी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, रात को वो शैतानी गुड़िया ज़रूर आएगी और दरवाज़ा तो खटखटाएगी ही, मगर कुछ भी हो जाए आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस ओझा ने जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर ध्यान से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये बात याद रहे। जिसके बाद वो ओझा वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे और उस औरत को डर लग रहा था, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही एकमात्र चारा था हमारे पास। हम लोग उस कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। थकावट के चलते नींद तो आ रही थी, मगर सोने में डर लग रहा था, इसलिए हम लोग किसी तरह से जागे हुए थे। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम लोग बैठे बैठे ही कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हमारी नींद खुली तो दरवाजे पर बहुत ही ज़ोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से वही बच्ची, उसी की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार उस औरत को अपनी माँ बता रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची यहाँ तक कैसे आ गई। वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है। और जैसा कि ओझा ने बताया था कि दरवाज़ा मत खोलना, तो हमने ठीक वैसा ही किया। दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खोला और नीम की डाल को हाथ में पकड़कर हम लोग रात भर उसी तरह बैठे रहे। वो दस्तक कुछ देर होती रही, फिर अचानक से बंद हो गई, मगर फिर भी हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक जब तक कि सूरज की किरण नज़र नहीं आई। सुबह होते ही हमने दरवाज़ा खोला, गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद हम लोग बस पकड़कर वापस अपने शहर आ गए। उस दिन मेरी और उस औरत की जान तो बच गई, मगर कई दिनों तक वो बच्ची यानी कि वो गुड़िया बिल्कुल मेरे सपनों में आती रही और मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। खैर, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। 4 दोस्त, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल थे, वो इस वक्त एक बड़े से मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए आज वो चारों अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हर सामान लेकर आए थे। इस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाले थे, जिससे कि उनके चैनल को पब्लिसिटी मिलती। वो इसे कोरी अफवाह ही साबित करना चाहते थे। अबे चल, इसी टाइम रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ चल देखते हैं कौन ड्रामा करता है अंदर, आज तो एक्सपोज कर देंगे, फिर देखना अपने चैनल को कितनी पब्लिसिटी मिलती है। एक लड़का बोला, जिसकी आंखों में ये बातें शायद चमक सी रही थी। फिर सभी उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उन सभी ने ये चीज़ महसूस की। वो लोग टॉर्च जलाकर सारे घर को देखने लगे। घर में धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया और जगह जगह फोकस करने लगे। आज इस रात से पर्दा उठ ही जाएगा कि आखिर कौन यहाँ लोगों को डरा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे वाले लड़के ने कैमरा के सामने कहा,
जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रहे थे। तभी एक धप करके आवाज़ आई, जिससे वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए, पर फिर संभल भी गए। अभी हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू ही थे कि उन्हें किसी के सिसकने के साथ साथ रोने की आवाज़ आने लगी, जो धीमी थी। वो ऊपर के कमरे से आ रहे थे। वो लोग ये सुनकर एक बार तो डर गए, पर उनका जो लीडर था उसने कहा, ये सब कोई कर रहा है, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। कहते हुए वो कैमरा सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे लगाए ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबसे आखिरी में चल रही पीछे वाली लड़की गायब है। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते रहे वैसे वैसे आवाज़ तेज होती जा रहे थे। आखिरकार वो सब ऊपर तक पहुंच गए और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ज़ोरदार चीख उनके कानों में गूंजी। वो इतनी भयानक थी कि सभी अंदर तक कांप गए। तभी एक और चीखने की आवाज़ आई और एक लड़की घसीटती हुई दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। ये उनकी वही दोस्त थे जो सबसे पीछे चल रहे थे और अचानक गायब हो गए थे। उसे यूं इस तरह से अचानक खींचता देखकर सबकी चीख निकल गई। उस लड़की को कोई पैर पकड़कर घसीट रहा था, पर वो साया या फिर वो जो कोई भी था दिख नहीं रहा था। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ वो लड़की घसीटती हुई एक दूसरे कमरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अब तो सबके पसीने छूट गए। खुद उनका दोस्त जो कि लीडर था, डर के मारे वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसे ही पीछे को मुड़कर जाने लगा, उन लोगों ने देखा वो भयानक मंजर। एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, वो रेंगती हुई सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रहे थे। अब उन चारों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। वो सब डरते डरते गिरते पड़ते चिल्लाते हुए उस कमरे की ओर भागे और वहाँ फिर उनका एक दोस्त घसीटता हुआ एक कमरे में जाकर गायब हो गया। उतने में सीढ़ियों पर रेंगती हुई लड़की भी ऊपर आ गई और उसने अपने भयानक मुंह को और भी बड़ा करके जोरों से चीखी कि सबके कान के पर्दे जैसे फट रहे हों। फिर एक एक करके बाकी बचे दोनों दोस्त, लड़का और लड़की को भी उनके पैर पकड़कर घसीटते वो भी एक कमरे में जाकर गायब हो गए। एक आखिरी चीख उनकी उस पूरे घर में सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पहले की तरह। उनका वीडियो कैमरा में लाइव रिकॉर्डिंग शुरू ही थे, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था, पर उसमें ऐसा बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब 2 दिन बाद भी चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते इस घर में पुलिस की एक टीम पहुंची। अभी दिन का समय था। उन्हें ऊपर सीढ़ियों के पास कैमरा पड़ा हुआ मिला। चारों दोस्तों को बहुत ढूंढा, पर किसी का भी कोई पता नहीं चला। बाद में रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उस रात की भयावहता बिल्कुल सामने आई। सभी देख कर डर गए और वो वीडियो किसी और यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे टाइटल के साथ में अपलोड कर दिया गया और फिर खूब पब्लिसिटी बटोरी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहाँ पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियाँ बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते।
वहाँ दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहाँ तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियाँ, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहाँ जाते हैं। दिन के समय वहाँ प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियाँ हिलने लगी। लगभग वहाँ हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्ठास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान, और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत, और उसकी लंबी जुबान जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूँ। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूँ और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो, एक और अजीब सी कलाकृति। पर ये तो 2 हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियाँ बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला, जो अभी उस नई 2 कलाकृतियों को देख रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे।